जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज आप लोगों को लॉसेस के बारे में बताऊंगा। आप लोग के दिमाग में ये कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि जब हमारा कूलिंग टावर चलता रहता है तो जो स्टोरेज टैंक का वाटर होता है, ये स्टोरेज टैंक का वाटर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मेकअप वाटर इसमें लगातार फ्लो कराया जाता है। तो मेकअप वाटर जब पानी का टैंक में लेवल कम हो जाता है तो मेकअप वाटर को हमें ऑन करना होता है, जिससे पानी के टैंक की लेवल इक्वल हो जाती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोगों के दिमाग में ये कई बार ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते होंगे कि हमारे कूलिंग टावर में ये वाटर क्या हो जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं वाटर लॉसेस के बारे में ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कूलिंग टावर में जो वाटर के लॉस होते हैं, ये लॉस कितने तरह के होते हैं और ये लॉस क्यों होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्रोसेस के बाद जो हमारी हीट वाटर आती है, ये हीट वाटर नोज़ल के ज़रिए स्प्रे होती है और यहाँ पे आप लोगों का फिल्स लगा होता है। ये फिल्स में जब ये हीट वाटर फिल्स में गिरती है तो इधर से आप इधर से आपकी हवा जाती है। तो ये फिल्स के अंदर क्या होता है कि हवा और वाटर का कॉन्टैक्ट होता है और इन दोनों के कॉन्टैक्ट होने से इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है और हीट ट्रांसफ़र होकर के ये इन्वायरमेंट को निकल जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता हैं, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके साथ जब क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों का जब यहाँ से एयर गई और यहाँ से नोजल से जब हॉट वाटर आया, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जब कांटेक्ट होता है तो ये हीट वाटर हॉट वाटर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें जब ये हीट होता है तो इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और जब वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं और वेपोराइज होकर के ये इन्वायरमेंट में निकल जाते हैं। तो ये जो वेपोराइजेशन के कारण जो वाटर में लॉस होती है, इसी को हम एवोपोरेशन लॉस कहते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला लॉस होता है, वो एवोपोरेशन लॉस होता है। ये एवोपोरेशन लॉस क्या होता है कि एवोपोरेशन लॉस यूजुअली रिप्रेजेंट द इफिशियंसी ऑफ कूलिंग टावर एंड द हीट ऑफ इक्विपमेंट। ये क्या करते हैं कि जनरली कूलिंग टावर की इफिशियंसी और इक्विपमेंट के हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन एवोपोरेशन इज गोइंग ऑन, दैट वुड कॉजेज वाटर स्केल जनरेटेड एट द सेम टाइम। फ्रेंड्स, जब वाटर में एवोपोराइजेशन होता है तो एवोपोराइजेशन के कारण क्या होता है कि वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। जैसा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जा रही है और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जब वाटर की डेंसिटी कम हो गई तो वो वेपर में चला गया, बाहर निकल गया और जो यहाँ पे ये वाटर आ रहा है, ये वाटर यहाँ पे टैंक में इकट्ठा हो गया। तो अब इसकी क्या है कि इसमें जो केमिकल्स वगैरह ऐड किए गए हैं जो एल्गी बैक्टीरिया फंगस को मारने के लिए, अब इनकी क्या है कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इनकी कंसंट्रेशन को हमें, क्योंकि क्या होता है कि इसमें स्केल जनरेट होने लगते हैं, अगर इसमें जो केमिकल्स वगैरह ऐड किए गए हैं वो केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेकअप वाटर को हम इसमें फिल कराते हैं। तो जब हम मेकअप वाटर को फिल कराते हैं तो वो मेकअप वाटर इसमें मिक्स होता है और इसमें मिक्स होने की वजह से उसमें क्या होता है कि मेकअप वाटर यहाँ से आई तो मिक्स होता है और इसके कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखता है, जिससे हमारे स्केल जनरेशन का चांस कम होता है। नहीं तो क्या होता है कि इसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे मशीन में स्केल जनरेट होने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि कूलिंग टावर के बेस में जब यहाँ पे क्लीनिंग होती है कूलिंग टावर में, तो बेस में आप लोग देखे होंगे कि स्केल जनरेट हो जाते हैं। वो ये इसी रीजन से स्केल जनरेट होते हैं कि मेकअप वाटर मेंटेन नहीं रखता है, तो इसके वजह से इसमें स्केलिंग आने लगती है। द सिचुएशन वुड कॉज हीट एक्सचेंजिंग इफिशियंसी ऑफ कूलिंग टावर डिक्रीजेज। इसके वजह से क्या होती है कि जो हीट एक्सचेंजिंग की इफिशियंसी होती है कूलिंग टावर की, वो कम हो जाती है। ये कम क्यों हो जाती है? क्योंकि मान लीजिए जो आपके वाटर आ रहे हैं, वार्म वाटर जो आया है, ये यहाँ पे एवोपोरेशन फॉर्म में निकल गया है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है और जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो यानी कि ये जो वाटर आ रहा है तो जब इसमें हीट एक्सचेंज होगा तो इसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है और जब ये केमिकल की मात्रा ज़्यादा होगी तो इनकी जो इफिशियंसी होगी, जो कूलिंग कैपेसिटी होगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि वाटर फ्रेंड्स, जब फील्ड्स में वाटर और एयर का टच होता है, जब हीट एक्सचेंजिंग होती है, तो अगर वो नॉर्मल वाटर है तब एक्सचेंजिंग प्रॉपर होगी, लेकिन अगर वो नॉर्मल वाटर नहीं है तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन बढ़ने से आपके कूलिंग टावर की इफिशियंसी कम हो जाती है। फ्रेंड्स, जो हमारी एवोपोरेशन लॉस होती है, उस एवोपोरेशन लॉस को हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन पैरामीटर्स की रिक्वायर्ड होती है, अभी हम उसको देखेंगे कि हमें अगर मान लीजिए एवोपोरेशन लॉस को कैलकुलेट करना है तो एवोपोरेशन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फार्मूले का यूज़ करते हैं, ई इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू सी पी अपॉन एच वी। जो जिसमें जो क्यू होता है, ये क्यू फ्रेंड्स जो होता है, फ्रेंड्स इसमें जो क्यू है, ये क्यू है वाटर का सर्कुलेशन रेट है। क्योंकि जो वाटर हमारा यहाँ से एंटर कर रहा है,
जो हमारा वाटर मशीन से प्रोसेस होने के बाद जो वार्म वाटर आ रहा है, ये वाटर इसका सर्कुलेशन रेट क्या है कि यानी कि 1 घंटे में अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर इसमें फ़्लो हो रहा है, उसी को हम सर्कुलेशन ऑफ वाटर कहते हैं। जो कि 1 घंटे में देखते हैं कि कितना वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि हमारे टैंक में 1 घंटे में कितना वाटर स्टोरेज हो रहा है। तो पहला जो हमारा पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है वो क्यू होता है, जो सर्कुलेशन रेट होता है, और जो दूसरा होता है वो डेल्टा टी होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि प्रोसेस होने के बाद जो वाटर आता है, इस वाटर का टेम्परेचर, ये कूलिंग टावर का इनलेट होता है, और इनलेट के टेम्परेचर और आउटलेट के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो ये इनलेट के टेम्परेचर को अगर आप T1 मान लें और आउटलेट के टेम्परेचर को अगर आप T2 मान लें, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाता है T1 माइनस T2। तो ये इसमें हम देखते हैं कि इनलेट का टेम्परेचर कितना है और आउटलेट का टेम्परेचर कितना है, वहाँ से हम डेल्टा टी को फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो उसके बाद हमें जो तीसरी पैरामीटर चाहिए होती है वो CP चाहिए होती है। CP क्या होती है? ये वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है। यानी कि अगर हम लोग देखें कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, जिसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं। डिवाइडेड बाई, जो डिवाइड करते हैं, HV क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर होता है। यानी कि HV वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितने हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम HP से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 540 किलो कैलोरी पर केजी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हम HV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फार्मूला निकल के जो आता है, वो फार्मूला हमारा होता है E इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा टी इंटू CP अपॉन HV। दोस्तों, इसका एक थंब रूल है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। अगर इफ़ वी रिजेक्ट 10 लाख किलो कैलोरी हीट, देयर इज़ एन एवपोरेशन लॉस ऑफ 1.8 मीटर क्यूब। अगर हम 10 लाख किलो कैलोरी हीट का रिजेक्ट करते हैं तो 1.8 मीटर क्यूब का हमें एवपोरेशन लॉस फाइंड आउट होता है। ये थंब रूल है जो आप लोग याद रखिएगा। अभी हम देखते हैं कि जो दूसरी हमारी लॉस होती है, हम दूसरी लॉस को बोलते हैं ड्रिफ्ट लॉस या विंड्स लॉस। ये ड्रिफ्ट लॉस क्या होती है? ड्रिफ्ट लॉस के बारे में मैं आप लोग को बताऊँ। वाटर पार्टिकल दैट आर कैरीड आउट ऑफ कूलिंग टावर विथ एग्जॉस्ट एयर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट लॉस। ड्रिफ्ट लॉस क्या होती है दोस्तों? कि जब हमारा कूलिंग टावर वर्क करता है तो वाटर पार्टिकल जो कि एग्जॉस्ट एयर के साथ में, क्योंकि जब यहाँ पे आप लोग देखें हैं कि जब ये कूलिंग फ़ैन चलता है, तो ये कूलिंग फ़ैन जब ये चलेगा कूलिंग फ़ैन, तो यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल निकलेंगे हवाओं के साथ, जो वाटर पार्टिकल मिक्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि अगर आप में ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं लगा है तो ये ड्रिफ्ट लॉस ज़्यादा होता है। जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि और अगर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा है तो जो इनकी ड्रिफ्ट लॉस होती है वो 0.005% होती है। जबकि ना एलिमिनेटर नहीं लगा होता है तो जो नेचुरल कूलिंग टावर होता है उनमें 0.3% से 1% तक, और जो इंड्यूस्ड कूलिंग टावर होते हैं उनमें 0.1 से 0.3% ऑफ वाटर सर्कुलेशन, वाटर की सर्कुलेशन रेट होती है, उतना होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमें ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा लेते हैं हमें ड्रिफ्ट लॉस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ड्रिफ्ट लॉस होती है क्योंकि वाटर के साथ जो एयर निकलती है बाहर, तो उनमें जो एयर के साथ जो वाटर निकलती है, तो उनमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से हमें वाटर, जो टैंक होती है, एयर के साथ जो वाटर हमारा निकलता है, तो उस वाटर से मेकअप टैंक में फिर से हमें उस टैंक में, स्टोरेज टैंक में मेकअप वाटर को फिल कराते हैं, जो हमारे लॉस को मेंटेन करता है। तो ये ड्रिफ्ट लॉस होता कितना है? विदाउट ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, अगर आपने ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं लगाया तो फॉर नेचुरल कूलिंग टावर 0.3 to 1% ऑफ कूलिंग ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर, जो सर्कुलेटिंग वाटर है उसका 0.1 से लेके 0.3 से लेके 1% तक ड्रिफ्ट लॉस होता है। और अगर आप में इंड्यूस्ड ड्रिफ्ट कूलिंग टावर है तो उसमें 0.1 से लेके 0.3% सर्कुलेटिंग वाटर का ड्रिफ्ट लॉस होता है। लेकिन अगर आपके कूलिंग टावर में ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा है तो जो उसमें आपका ड्रिफ्ट लॉस होता है वो 0.005% का ड्रिफ्ट लॉस होता है। जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके ये कूलिंग टावर में यहाँ पे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा है, तो ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाने से जो आपका ड्रिफ्ट लॉस होगा वो 0.005% होगा सर्कुलेटिंग वाटर का। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो 2 लॉस था, ये 2 लॉस, एवपोरेशन लॉस और ड्रिफ्ट लॉस, आपको समझ में आया होगा। अभी जो हमारा तीसरा लॉस होता है वो तीसरा ब्लो डाउन लॉस होता है। ब्लो डाउन लॉस क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊँ। ब्लो डाउन लॉस क्या होती है कि एवपोरेशन में, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि जब एवपोरेशन हो रही है तो एवपोरेशन में प्योर वाटर का एवपोरेशन होता है, क्योंकि जब आपका हीट वाटर आ रहा है और तो हीट वाटर की डेंसिटी कम हो गई है, और जब डेंसिटी कम हो गई है तो वो निकल रहा है। इसमें क्या होता है? प्योर वाटर का एवपोरेशन होता है, यानी कि जो मिनरल्स हैं उसमें बने रहते हैं, जो भी आपने केमिकल्स वगैरह ऐड किया है वो बने रहते हैं, जिसको आप इम्प्योरिटी कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए सिलिका हो गया, ये क्या करते हैं कि इसमें ये बने रहते हैं, जिससे वाटर की TDS वगैरह बढ़ जाती है, वाटर का pH बढ़ जाता है, TDS बढ़ जाता है, क्योंकि प्योर वाटर का आपका एलिमिनेशन हुआ, प्योर वाटर तो निकल गया। तो इससे क्या होता है कि वाटर का आपका TDS बढ़ गया, तो जिससे क्या होता है कि पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और वो जब पानी का कंसंट्रेशन बढ़ गया है इस वाटर का, स्टोरेज टैंक में वाटर का, तो
तो इसमें क्या होता है कि ये जब कंडेंसर के पाइप में जाते हैं तो ये पाइप को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉपर की ट्यूब होती है और उनको ये डैमेज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेकअप टैंक से वाटर को फिल करते हैं इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि लंबे टाइम तक अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि आपके कूलिंग टावर में यहाँ पे एक वाल्व दिया रहता है और इस वाल्व से ओपन करके यहाँ के पानी को हम फिर से इसको सिंक में गिरा देते हैं पूरे पानी को। तो इससे क्या होता है कि हमें फिर से मेकअप वाटर से फिर हम वाटर भरते हैं और उसमें केमिकल ऐड करते हैं, जो कि कंसंट्रेशन फिर से हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि क्या होता है वेपोराइजेशन में आपका प्योर वाटर निकल गया, मिनरल्स थे तो उसे हम बाहर निकाल दिए। तो इससे क्या है कि आपके पाइप डैमेज ना हो और ये लंबे टाइम तक हमारा वाटर की ये जो सर्कुलेशन रेट है ये चलती रहे। फ्रेंड्स, यही चीज़ मैं बताया हूँ कि व्हेन प्योर वाटर इज evaporated, minerals are left behind the cooling towers. As your operation continues, the water become more concentrated than the original makeup water. जो कि मैं आप लोगों को बताया कि वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है आपके। जब यहाँ से आपने वाटर को निकाल दिया, यहाँ से आपने वाटर को ड्रेनेज में बहा दिए, तो यहाँ पे क्या वाटर की लॉस हुई ना दोस्तों। इसीलिए हम इसको ब्लो डाउन लॉस को कैलकुलेट करते हैं कि ब्लो डाउन लॉस कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों कि आप लोग देखे हैं कि ब्लो डाउन लॉस में भी हमारी क्या है कि जो इम्प्योरिटीज़ है ये इम्प्योरिटीज़ हमारी निकाल दी जा रही है, क्योंकि ब्लो डाउन लॉस में आप क्या है पानी को बहा दे रहे हैं सिंक में, तो यहाँ भी आपके इम्प्योरिटी की लॉस हो रही है, इम्प्योरिटी आप निकाल दे रहे हैं। और उसके बाद जब आप ड्रिफ्ट लॉस करा रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट लॉस है, ड्रिफ्ट लॉस में क्या है कि वाटर के साथ उसमें जो मॉलिक्यूल्स ऐड होके जा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसमें जो मिनरल्स वगैरह हैं या फिर जो उसमें केमिकल्स आपने ऐड किया है वो उनके साथ निकल जा रहे हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताऊं, जो एवापोरेशन लॉस होता है उस एवापोरेशन लॉस में आपके जो कंसंट्रेशन बढ़ाने वाले जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इम्प्योरिटीज़ नहीं निकलते हैं, क्योंकि इसमें जो एवापोरेशन लॉस में सिर्फ आपका प्योर वाटर यहाँ से रिमूव होता है। तो इसके लिए हमें जो ब्लो डाउन लॉस है, ब्लो डाउन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें ड्रिफ्ट लॉस और एवापोरेशन लॉस को मिला करके हमें एक फार्मूला मिलता है, जिस फार्मूले को मैं आपको बताऊँ कि परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन प्लस परसेंटेज ऑफ ड्रिफ्ट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एवापोरेशन अपॉन COC-1। ये जो COC क्या है, ये साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है। जो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में एक अलग से वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन क्या होती है। जो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आप लोग को COC के बारे में बताऊं, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब मेकअप वाटर में आप लोग की जब एवापोरेशन लॉस हुई है, तो एवापोरेशन लॉस में क्या है कि यहाँ से जो आपका जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है स्टोरेज टैंक में, इसका जो कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि आप लोग देखे हैं कि जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, यानी कि जो आपकी मेकअप टैंक से वाटर आएगी तो उसका कंसंट्रेशन कम है, यानी कि इसका जो स्टोरेज टैंक है, इसका जो आपकी TDS है, ये TDS ज़्यादा है। TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन। और जो ये आपकी रॉ वाटर आ रही है, इसका TDS कम है। तो इसका जो रेशियो होता है उसी को हम साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं, जो कि यहाँ फार्मूले में आप देख सकते हैं, TDS ऑफ कूलिंग टावर वाटर अपॉन TDS ऑफ मेकअप वाटर। इसी को हम साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। और अगर हम जो परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन था प्लस परसेंटेज ऑफ ड्रिफ्ट, यानी कि जिसमें क्या है कि वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, जिसमें जो ये हैं आपके इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ निकल रहे हैं, और जिसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं निकल रहा है, इम्प्योरिटीज़ निकलने वालों को अगर एक साथ हम जोड़ देते हैं और इक्वल टू जो जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ नहीं निकल रहा है और उसको साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन से डिवाइड करके COC-1 कर देते हैं, तो हमारा ब्लो डाउन लॉस फाइंड आउट हो जाता है कि हमारे कूलिंग टावर में ब्लो डाउन लॉस कितना हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को चाहे ब्लो डाउन लॉस हो या एवापोरेशन लॉस हो या ड्रिफ्ट लॉस हो, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।